बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ महजबीन मुदस्सर सैयद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनीबॉडी कैन कुक विद महजबीन। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के फेमस काले गुलाब जामुन और मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह आप घर पे ही आसानी के साथ बाजार जैसे मज़ेदार से काले जामुन तैयार कर सकते हो। रेसिपी तो बेशक बहुत आसान है, बस कुछ बातों का आपको ख्याल रखना जरूरी है। तो चलिए बगैर देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब काले जामुन बनाने के लिए हमें तैयार करनी है सबसे पहले चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए अगर आप ले रहे हो 3 कप पानी भरकर, तो उसमें ऐड करना है आपको 4 कप शक्कर। ये बिल्कुल सही रेशियो है चाशनी बनाने के लिए। तो चाशनी जो है यहाँ पर पतली ही होती है, 1 तार 2 तार का कोई भी सिलसिला नहीं है। थोड़ी पतली आपको चाशनी बनानी है, गाढ़ी चाशनी आप नहीं बनाओगे। तो देखिए यहाँ पर जब जोश आ गया है पानी में, तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। आप चाहो तो 2-3 अक्खी इलायची भी ऐड कर सकते हो इलायची पाउडर की जगह पर। 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर ऐड करेंगे या रोज़ एसेंस आप ऐड कर सकते हो 1 टेबल स्पून, ताकि गुलाब जामुन में बहुत अच्छी गुलाब की खुशबू आए इसलिए। और उसके साथ आप चाहो तो सैफरन वगैरह भी ऐड कर सकते हो। और इसके बाद में इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नींबू का रस। तो 1/2 टीस्पून ही ऐड करना है, इससे ये खट्टा नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पर शक्कर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, गुलाब जामुन के ऊपर शक्कर की एक परत जम जाती है। तो वो क्रिस्टलाइजेशन से बचाने के लिए हम यहाँ पर इसे नींबू ऐड कर रहे हैं। उससे गुलाब जामुन का जो ऊपरी परत है वो सॉफ्ट बनेगी, हार्ड नहीं होगी ठंडी होने के बाद। और देखिए यहाँ पे हमारी चाशनी का जोश आने के बाद आपको इसको 3 से 4 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। कोई भी 1 तार 2 तार का सिलसिला यहाँ पर नहीं है। बस आप चेक कर लोगे कि चाशनी सही हुई है कि नहीं। ठंडी होने के बाद देखिए इस तरीके से आप इसे ठंडा कीजिए। ठंडी करने के बाद जो है हाथ पे बस आपको ये चिपचिपी होनी चाहिए, जैसे शहद चिपचिपा होता है। तो ये चाशनी हो गई है। 1 तार 2 तार वाली चाशनी नहीं चाहिए और चाशनी पतली बनेगी। बस अब फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक तरफ रख देंगे। चाशनी को एक तरफ ढक के रख देते हैं। अब हम आते हैं काले जामुन बनाने की तरफ। तो 400 ग्राम यहाँ पर लिया है मावा या खोया, जो भी आप इसे कहते हैं। इसे हथेली के इस हिस्से से पहले से क्रश कर लेंगे और हथेली के ये हिस्से से आपको इसे रगड़ना है। तो ये प्रोसेस को जो है मथना भी कहते हैं। तो मावे को आपको इस तरीके से 2 से 3 बार पूरे को रगड़ना है, लेकिन इतना ज़्यादा भी इसे मत मथिए कि इसके अंदर से घी छूटने लगे। 2 से 3 बार आपको करना है और ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है। ये जितने अच्छे से आप करोगे गुलाब जामुन उतने ही अच्छे बनेंगे। सारे लम्स इसके इस तरीके से निकल जाएंगे। देखिए एक बार हो गया है, अब दोबारा में भी ऐसे करके टोटल आपको 2 से 3 बार करना है, ताकि इसके लम्स जो है सब खत्म हो जाए और इसका टेक्सचर देखिए कैसा चेंज हो गया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे पनीर। तो 400 ग्राम मावे में ऐड करेंगे 125 ग्राम के करीब पनीर और इसे पहले इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। और ग्रेट करने के बाद भी सेम प्रोसेस, इसके साथ भी आपको सेम प्रोसेस करना है जो हमने मावे के साथ किया था। 2 से 3 बार आपको इसी तरह इसे हथेली की मदद से पूरे को रगड़ना है। और इसे भी आपको इतना ज़्यादा नहीं रगड़ना है कि इसमें से जो है इसका घी निकलने लगे। ठीक है, अच्छे से इसे रगड़िए और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस है, अच्छे से इसे करना होता है ताकि इसके जो भी लम्स वगैरह हैं वो बाद में गुलाब जामुन में नज़र ना आए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी एक बार और इसे हल्के हाथ से मत लेंगे ताकि अच्छे से एक दूसरे में दोनों मिक्स हो जाए। पनीर और मावे को एक साथ मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टीस्पून शुगर पाउडर। तो ये बाद में मेल्ट होने के बाद ना गुलाब जामुन को अंदर से बहुत अच्छा कलर देगी, इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। उसके बाद उसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप के करीब मैदा, 1/4 चम्मच या 1/4 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर बेकिंग पाउडर। और तमाम चीज़ों को हल्के हाथ से बगैर किसी पानी या दूध के आप जो है गूंद लोगे। और मैदे की क्वांटिटी देखिए डिपेंड करता है कि आपका डो कैसा है, उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। क्योंकि पनीर कोई पनीर ऐसा होता है ना जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर आपका डो जो है हल्का जो नरम हो जाएगा, तो आपको ज़रूरत है वहाँ पे थोड़ा और मैदा ऐड करने की। अगर पनीर में मॉइस्चर कम है तो आपको वहाँ पर मैदा कम लगेगा। तो अगर आपको ऐसा लगे कि डो बराबर नहीं हुआ है, इसमें बॉल्स बराबर नहीं बनेंगे,
तो आप उसके हिसाब से मैदे की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए एक साथ बहुत ज़्यादा मैदा मत भरिएगा, बहुत ज़्यादा मैदा भी मत डालिएगा, क्योंकि उसकी वजह से भी क्या होगा, मैदा अगर हम ज़्यादा ऐड कर देंगे तो उसकी वजह से भी गुलाब जामुन फिर सॉफ्ट नहीं बनते। तो ये तमाम बातों का आपको थोड़ी बहुत बातों का ध्यान रखना है। और डो बनाने के बाद देखिए मेरा ये सॉफ्ट ही डो है, बहुत ज़्यादा हार्ड मैंने इसे नहीं रखा है। डो बनाने के बाद आप इसे जो है एक तरफ ढककर रख दीजिए 10 या 15 मिनट के लिए। उसके बाद फिर हम बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो बॉल्स बनाने के लिए छोटा एक पोर्शन ले लीजिए और पहले उसको हथेली से इस तरीके से आपको हल्के हाथ से उसे हथेली के बीच में रगड़ना है, और रगड़ने के बाद फिर आप उस तरीके से उसको बॉल का शेप दे दीजिए। तो बगैर किसी क्रैक के बॉल्स यहाँ पर आपके इस तरीके से तैयार होंगे। दोनों हथेली के बीच में उसको रगड़ना ज़रूरी है, बिल्कुल भी क्रैक नहीं आना चाहिए। बगैर क्रैक के आपको इस तरीके से बॉल्स तैयार करना। अब एक बर्तन में तेल गरम करेंगे, मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे तेल गरम नहीं करना है। तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए एक छोटा सी बॉल जो है पहले हम तेल के अंदर डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे साइड में छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, और एकदम छोटे छोटे बबल्स आने के बाद एकदम धीरे से बॉल ऊपर आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि तेल का टेम्परेचर एकदम सही है। और अगर बॉल जो है बहुत देर बाद ऊपर आ रहा है मतलब टेम्परेचर कम है, और अगर बॉल डालते के साथ ही ऊपर आ जा रहा है तो मतलब तेल का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में आप थोड़ा और तेल ऐड करके तेल का टेम्परेचर कम कर सकते हो। तो मीडियम फ्लेम पे ही देखिए यहाँ पे तेल एकदम परफेक्ट है हमारा। मीडियम फ्लेम पे अभी हम इसके अंदर कुछ बॉल्स ऐड करेंगे, थोड़े थोड़े बैचेस की शक्ल में हम फ्राई करेंगे। ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना है, तो इसलिए हम थोड़े थोड़े बॉल्स पहले ऐड करेंगे। बॉल्स डालने के बाद आपको फौरन फ्लेम जो है लो पे कर देनी है। बस जब तक आप बॉल डाल रहे हो उतनी देर तक आपको फ्लेम जो है मीडियम रखनी है, और बॉल डालने के फौरन बाद आप फ्लेम लो कर दोगे और पूरा प्रोसेस जो है लो फ्लेम पे ही होगा। और अभी आपको चम्मच ऊपर ऊपर से तेल पे चलाना है, जामुनों को बॉल्स को टच नहीं करोगे, सिर्फ तेल हिलाएंगे, बॉल्स को टच बिल्कुल भी नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद खुद ब खुद बॉल्स ऊपर आ जाएंगे, सिर्फ आप इस तरीके से तेल हिलाओगे। तो देखिए थोड़ी देर बाद जो है बॉल्स उस तरह ऊपर आ गए हैं। तो अभी भी आपको बस तेल को ही हिलाना है इवनली, ताकि एक जैसा सारे गुलाब जामुनों पे कलर आ जाए। तो बहुत सब्र वाला प्रोसेस होता है ये। काले जामुन बनाने के लिए आपको 12 से 15 मिनट इन्हें फ्राई करना पड़ेगा एक बैच को, और एकदम लो फ्लेम पे ही रख के फ्राई कीजिएगा। हाई या मीडियम फ्लेम पे मत रखिएगा, वरना अंदर से गुलाब जामुन कच्चे रह जाएंगे, उनमें गुठलियां बन जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि गुलाब जामुन सॉफ्ट बने और गुठलियां ना बने, तो एकदम सब्र से उसे लो फ्लेम पे ही आप इस तरीके से हिलाते हुए, बगैर कोई नोकीले चम्मच के तेल को हिलाते हुए आपको इसे फ्राई करना है। तो देखिए यहाँ पे काले जामुन का जैसा हमें कलर चाहिए वैसा आ गया है। अब हम इसे उतार लेंगे और चाशनी में डाल देंगे। अब चाशनी का टेम्परेचर भी एकदम सही होना चाहिए। चाशनी आपकी एकदम ठंडी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा उबलती भी नहीं होनी चाहिए। मतलब चाशनी गर्म होनी चाहिए, लेकिन अगर आप उसमें उंगली डालो तो आपको तेज़ गर्म लगे, लेकिन आपका हाथ ना जले। समझ रहे हो? उंगली अगर आप चाशनी में डालोगे तो आपको चाशनी तेज़ गर्म लगनी चाहिए, लेकिन आपका हाथ नहीं जलना चाहिए, इतनी गर्म हमें चाशनी चाहिए। चाशनी में गुलाब जामुन डालने के बाद आप इस तरीके से चाशनी को गुलाब जामुन के ऊपर डालोगे और थोड़ी देर बाद ये बैठ जाएंगे। इसे ढक दोगे, कम से कम आधे घंटे बाद इसे सर्व करेंगे। और जब आप इतनी मेहनत करके इसे बनाओगे तो आखिर में थोड़ा सब्र रखना है। तो कम से कम आपको इसे आधा घंटा रखना ही है। आधे घंटे से 1 घंटे तक रखिए, उससे पहले आपको इसे नहीं निकालना है। तो उसके बाद आपको रिजल्ट और इंशाल्लाह अच्छा मिलेगा। तो 1 घंटे बाद देखिए मैंने इसे सर्व किया है, और माशाल्लाह ये कितने प्यारे लग रहे हैं। और लग रहा है ना कि मेहनत वसूल हो गई। इतनी मेहनत से जब हमने इसे बनाया है तो थोड़ा इसे सब्र से और ध्यान से बनाएंगे तो इंशाल्लाह गुलाब जामुन बहुत बहुत अच्छे बनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कलाकंद बनाने के लिए हमें चाहिए 400 ग्राम पनीर, और इसे इस तरीके से कस लेना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हमें 400 ग्राम पनीर ही लेना है। अब आप कहोगे मिठाई तो दिखती है खोए की, बनती है पनीर से। तो भाई जब पनीर दूध में पकेगा तभी तो हमारा मजेदार सा कलाकंद बनेगा। तो 400 ग्राम पनीर को आपको इस तरीके से ग्रेट कर लेना है। अब एक बर्तन में आधा लीटर दूध गर्म करेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे हमारा ग्रेटेड किया हुआ पनीर, और दोनों को मीडियम आंच पर चम्मच चलाते हुए आपको पका लेना है। ये प्रोसेस करने से ना हमारा जो कलाकंद है वो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो ये प्रोसेस आप जरूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको चम्मच चलाते हुए इसे पका लेना है। जब इसमें जोश आने लगेगा तो आपको इसको 5 मिनट तक पकाना है। अब 5 मिनट पकते हुए हो गया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 100 ग्राम के करीब खोया। तो खोया ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे जो है मिठाई का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। साथ में ही मैं ऐड कर रही हूँ ड्राई फ्रूट। तो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ काजू और बादाम चॉप किए हुए। आप अपनी मर्जी के कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो। और 2 टीस्पून के करीब घी ऐड करेंगे और इसे फिर 5 मिनट के लिए थोड़ा पका लेंगे।
तो पनीर और दूध को हमने 5 मिनट पकाया है। उसके बाद उसके अंदर ऐड किया है खोया, घी और ड्राई फ्रूट, और फिर 5 मिनट पकाना है। उसके बाद उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 100 ml के करीब कंडेंस मिल्क। तो अगर आप कंडेंस मिल्क ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह शक्कर भी यूज़ कर सकते हो। 150 ग्राम के करीब जो है आप शक्कर इसके अंदर यूज़ करोगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा करना चाहो तो कर सकते हो। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद ½ टीस्पून के करीब इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं, और साथ में 1 चुटकी नमक भी यहाँ पर ऐड करूँगी। तो नमक देखिए मैंने ऐड किया है, लेकिन वो वाइट है तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा है। तो नमक डालने से जो है इसका जायका और ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस होगा। बस 1 ही चुटकी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा। 1 चुटकी नमक ऐड कीजिए, और इसके अंदर अभी ऐड करना है 1 टीस्पून गुलाब एसेंस या गुलाब जल, और इसे आपको चम्मच चलाते हुए इसी तरह मीडियम आंच पे पका लेना है जब तक कि इसका पानी या मॉइस्चर सूख नहीं जाता। देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से ये इसका मॉइस्चर सूख गया है और हमारी मिठाई तैयार हो गई है। तो अब फ्लेम बंद कर देंगे। अब जिस बर्तन में मिठाई को सेट करनी है वो बर्तन को हम ग्रीस कर देंगे घी की मदद से। तो घी की मदद से ही ग्रीस कीजिए, तेल की मदद से ग्रीस मत कीजिएगा, वरना कलाकंद पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलेगा। और उसके बाद कलाकंद का जो मिक्सचर हमने तैयार किया है वो पूरे का पूरा पलट देंगे और उसे इस तरीके से दबा दबा के अच्छे से सेट कर देंगे। और ये पूरा काम आपको जो है गरम गरम में ही करना है, ठंडा मत कीजिएगा, वरना वो फ्राई पैन में ही सेट हो जाएगा। अच्छे से देखिए किनारी को दबाते हुए सेट कीजिए। तो ये गरम गरम में ही आपको ये प्रोसेस करना है, और इसे हम रख देंगे 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए। तो देखिए यहाँ पर 1 घंटा हो गया है और कलाकंद बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो जो बर्तन में इसे सेट किया था ना, हमने जमाया था, वो बर्तन को पहले थोड़ी देर आपको रखना है गैस के ऊपर फ्लेम पे कुछ सेकंड के लिए, और उसके बाद वो बर्तन को आप दूसरी प्लेट पे पलट दीजिए। तो इस तरीके से पूरी मिठाई हमारी जो है बहुत अच्छे से बाहर आ जाएगी। और ये देखिए बहुत अच्छे से माशाल्लाह सेट हो गई है। सिर्फ 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखा था और बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। देखिए आप काटने से आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने अच्छे से ये सेट हुई है माशाल्लाह से। और अपनी मर्जी के पीस काट लेंगे और इसे सर्व करेंगे। और इसी के साथ तैयार हो गया है हमारा मज़ेदार सा कलाकंद। और मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप कुछ देखकर अंदाज़ा कर सकते हो कि कितना टेस्टी और यमी लग रहा है। और देखा आपने, इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से हमने इसे घर में तैयार कर लिया। और मार्केट में मिठाई इतनी ज़्यादा महंगी मिलती है, घर में आधे पैसों से भी कम पैसे में आप इसे तैयार कर सकते हो। बगैर देरी किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि परफेक्ट काजू कतली किस तरीके से बनाई जाती है। सीक्रेट है, किसी को बताइएगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काजू कतली बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए है 250 ग्राम के करीब काजू। तो मार्केट में जो टुकड़ा टुकड़ा काजू मिलते हैं ना छोटे छोटे, आप बेहतर तो यही है कि आप वही काजू यूज़ कीजिए क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं। और यहाँ पे मुझे मार्केट जाने का टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं ये काजू यूज़ कर रही हूँ। तो जो टुकड़ा काजू होते हैं ना, उसे आप पहले एक बार धो के अच्छे से सुखा लीजिए क्योंकि उसमें थोड़ा डस्ट वगैरह लगा होता है। और ये मैं साफ़ सुथरे काजू है इसलिए मैंने इसे धोया नहीं है। और इसमें से जो भी गंदगी वगैरह है काजू में वो सब निकाल लीजिए। और बनाने से पहले इसे रात भर आप फ्रिज में रख लीजिए, फ्रीज़र में, या चंद घंटे के लिए फ्रीज़र में रख लीजिए। क्योंकि काजू कतली बनाने से पहले उसका पाउडर बनाना बहुत ज़रूरी है। और पाउडर जो है आप डायरेक्ट ही मिक्सी में अगर इसे ग्राइंड करोगे ना तो ये तेल छोड़ देगा। तो बेहतर ये है कि आप फ्रीज़र में रखकर इसे ग्राइंड कीजिए, तो ये तेल नहीं छोड़ेगा। और दूसरी बात का ये ख्याल रखना है कि आपको एक साथ ज़्यादा काजू नहीं डालने हैं। 8, 10, 12 काजू डालिए। अगर आपका जार छोटा है तो 8, 10 डालिए, और थोड़ा बड़ा वाला जार यूज़ कर रहे हो तो 12, 13 काजू डालिए। और एक साथ मिक्सी नहीं चलाना है, थोड़ा थोड़ा कुछ सेकंड के लिए चलाते हुए रुकना है, वरना फिर वो तेल छोड़ देगा। और इस तरीके से जो है आप काजू का पाउडर तैयार कर लीजिए। और बेहतर तो ये है कि इसे पीसने के बाद आप छान लीजिए। और इसके बाद 250 ग्राम काजू है हमारे। काजू के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 50 ग्राम मिल्क पाउडर। तो ये बहुत अच्छा तरीका है काजू कतली बनाने का। तकरीबन जो हलवाई वगैरह है वो यही तरीके से बनाते हैं। और इसे आप हाथ से की मदद से इस तरीके से मिक्स कर लीजिए, या फिर एक बार फिर इसे छान लीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास छन्नी नहीं है इसलिए मैं हाथ की मदद से ही मिक्स कर रही हूँ। और जो इसमें लम्स वगैरह नज़र आ रहे हैं उसको हाथ से मैश कर देंगे ताकि स्मूथ सी हमारी काजू कतली का पेस्ट तैयार हो। और इसे इसी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। सही तरीके से पाउडर बनाने के बाद अब ज़रूरी है सही तरीके से चाशनी बनाना। तो चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 250 ग्राम के करीब काजू है, तो 200 ग्राम के करीब तक आप उसके अंदर शक्कर ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं कम शक्कर खाती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 150 ग्राम के करीब शक्कर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो सही तरीका चाशनी बनाने का ये है ना कि आप देख लीजिए कि आपकी शक्कर कितनी आ रही है और उसके आधी क्वांटिटी में आप पानी लीजिए। जैसे अगर आप 1 कप भर के शक्कर यूज़ कर रहे हो तो वही कप आपको आधा कप लेना है पानी के लिए।
तो उसके बाद आपकी चाशनी एकदम परफेक्ट बनेगी। देखिए इस तरीके से जोश आ जाए तो चाशनी एक मिनट जोश आने दीजिए, उसके बाद चाशनी लीजिए और उसे फूंक मार के ठंडा कीजिए। और ठंडा करने के बाद देखिए तार बन रहा है कि नहीं, गरम गरम में हाथ नहीं डालना है, नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे परफेक्ट एक तार बन रहा है, तो मतलब चाशनी हमारी एकदम तैयार है। तो जब चाशनी में अच्छे से जोश आ जाएगा और शक्कर भी घुल जाएगी तो बस आपको 1 मिनट उसे पकाना है। और 1 मिनट पकाने के बाद उसका जो है आप तार चेक कीजिए तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब जो है चाशनी पूरी तरह तैयार हो गई है, तो फ्लेम बंद कर देंगे और जो पाउडर का हमने काजू का पाउडर तैयार किया था वो इसके अंदर डाल देंगे। तो देखिए मैंने फ्लेम बंद कर दिया है और इसे पाउडर को डालने के बाद अच्छे से हम इसे जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे। तो ये सेफ साइड है कि आप उसका जो है फ्लेम बंद ही कर दो, क्योंकि क्या होता है ना कि फ्लेम चालू रहता है तो बाज़ औक़ात ये हैंडल नहीं हो पाता सही तरीके से। तो फ्लेम बंद कर दीजिए और जल्दी से पूरा पाउडर मिक्स कीजिए इसके अंदर। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, देखिए पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ और फ्लेम अभी आपको जो है हाई पे नहीं रखना है, मीडियम भी नहीं रखनी है, बस इतना रखना है कि वो बर्तन पे आपके हल्की हल्की आँच लगे और उसे 3 से 4 मिनट पकाना है। तो देखिए 3 से 4 मिनट पकाएंगे और कंटिन्यू पकाने से देखिए इसका जो है टेक्सचर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। फ्लेम आपको लेकिन मीडियम टू लो के बीच में ही रखनी है, इतनी कि बस बर्तन पे हल्के हल्के लगे। और बिल्कुल कंटिन्यू आपको चम्मच चलाते रहना है, बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना है, वरना काजू का पेस्ट जो है बर्तन से चिपक जाएगा। तो ये प्रोसेस करते हुए एकदम हालत ख़राब हो जाती है, हाथ की एकदम बैंड बज जाती है, क्योंकि कंटिन्यू 3-4 मिनट ऐसे चम्मच चलाना और काजू का जो पेस्ट है वो टाइट होता रहता है, तो उसे जल्दी चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसे अब हम सेट करने के लिए निकालेंगे। तो मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। तो फ्लेम बंद करते के साथ ही आपको इसे इस तरीके से बटर पेपर पे शिफ्ट कर देना है और हल्का सी घी लगाना है बटर पेपर पे, एकदम हल्का सी घी लगाएंगे, तेल नहीं लगाएंगे। और इस तरीके से, क्योंकि काफ़ी गर्म है इसलिए आप इसे डायरेक्ट हाथ से मतलब मसल नहीं सकते, आपको इस तरीके से गूंदना है, जैसा आप आटे को फोल्ड करते हो ना, ऐसे आपको फोल्ड करना है। तो ये गर्म है इसलिए मैं इसे इसी तरह पेपर से कर रही हूँ। इसी तरीके से आपको इसको फोल्ड करना है जब तक ये थोड़ी सख्त नहीं हो जाती। देखिए अच्छी खासी सख्त हो गई है, अभी भी ये गर्म है लेकिन इसे हाथ से टच कर सकते हैं। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको इसी तरीके से इसे फोल्ड करते रहना है। 3 से 4 मिनट बाद कंटिन्यू लेकिन फोल्ड करना है, रुकना नहीं है। 3 से 4 मिनट बाद अभी भी ये गर्म है, इसे टच कर सकते हैं और इसको जो है इस तरीके से आपको बेल लेना है। जब ये ज़्यादा सख्त हो जाए ना कि बस अब ये फोल्ड नहीं हो रही है, सख्त होने लगी है, तो आप उसको फिर बेल लीजिए। बहुत ज़्यादा सख्त होने का वेट मत कीजिए, उसे बेल लीजिए। तो जैसे काजू कतली होती है, आप जैसे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसे मोटा पतला बेल सकते हैं। बेलने के बाद मैं यहाँ पे इसमें चांदी का वर्क लगा रही हूँ जो कि ऑप्शनल है। आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऊपर से इस पर छिड़काव कर सकते हो। और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। चांदी का वर्क लगाने का रीज़न यही है ना कि वो एकदम बाजार का लुक आएगा, इसलिए जो है मैं चांदी का वर्क इस पर लगा रही हूँ। और ये देखिए अभी भी ये हल्की गर्म है, एकदम रूम टेम्परेचर पे नहीं हुई है, लेकिन ये मुझे अच्छी खासी सख्त लग रही है, तो इसलिए अब मैं इसे काट रही हूँ। अब जो है इसे शेप दे देंगे जो मर्ज़ी का है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। काजू कतली का शेप देने के लिए पहले आपको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींचनी है और उसे फिर क्रॉस करके कोने पे से आपको ये एंगल में स्लैंट लाइन लेनी है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे स्लैंट लाइन करनी है, तो आपका काजू कतली का अपने आप ही शेप आ जाएगा। तो इसके बाद मैंने जो वीडियो ली थी वो क्लिप मेरी मिस हो गई, आई नहीं बराबर। तो देख लीजिए इस तरीके से मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से इसे डायमंड शेप देने की, और ये हमारी काजू कतली तैयार हो गई है। और इसी के साथ तैयार हो गई हमारी मज़ेदार सी काजू कतली, जो कि देखिए लग रही है ना बिल्कुल देखने में हलवाई जैसी, और इसका टेस्ट भी। तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही ख़ास और फेमस डिश जिसका नाम है शाही टुकड़े। तो बिल्कुल हम इसे ऐसे तैयार करेंगे जैसे 5 स्टार होटलों वगैरह में तैयार किया जाता है, और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। अक्सर शाही दावतों में ये सर्व किए जाते हैं और सभी के फेवरेट होते हैं। तो चलिए बगैर देरी के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना, वीडियो पूरी देखना और आखिर में लाइक करना भी मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शाही टुकड़े बनाने के लिए हमें सबसे पहले दूध की चाशनी तैयार करनी है, और उसके लिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है। तकरीबन 4 गिलास दूध है, और जितना 4 गिलास दूध है तो उसका 1/4 हिस्सा यानी कि 1 गिलास इसमें मैं शक्कर ऐड कर रही हूँ। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन मैं इसके अंदर 4 गिलास दूध में 1 गिलास शक्कर ऐड कर रही हूँ। और साथ में ही ऐड कर रही हूँ इसमें कुछ ज़ाफ़रान की पत्तियाँ 7 से 8, 3 चुटकी ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर इलायची पाउडर,
और इसे चाशनी को पका लेंगे, हिलाते हुए पका लेंगे ताकि नीचे शक्कर लगे नहीं, जब तक कि इसमें जोश नहीं आ जाता। तो यहाँ पे देखिए इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है, और बॉईल आने के बाद बस आपको इसे 1 मिनट के लिए और पकाना है धीमी आंच पे। और यहाँ पर 1 मिनट हो गया है। बॉईल आने के बाद 1 मिनट पकाने के बाद अब हम इसे बंद कर देंगे, हमारी चाशनी रेडी है। अब ब्रेड ले लेंगे और ब्रेड के किनारे निकाल के उसको मैंने यहाँ पर त्रिकोण शेप में कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं 20 ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, और इसके बाद घी गरम करके ब्रेड को इसमें हम फ्राई कर लेंगे। तो आँच यहाँ पर मैंने मीडियम रखी है, बहुत ज़्यादा तेज़ अभी नहीं रखी है, क्योंकि हम नहीं तो ये एकदम से लाल हो जाएंगे ना। तो थोड़ा मीडियम आँच पे इसे जो है फ्राई कर लेंगे, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए और जो हमारे ब्रेड हैं वो क्रिस्पी हो जाए। तो देखिए बस यहाँ पर ये इतना ही मैं इसे लाल कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसके बाद इसे हम उतार लेंगे, ये एकदम क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब हम इसे उतार लेंगे। ब्रेड को फ्राई करने के बाद पेपर पे रख के उसका जो भी एक्स्ट्रा घी वगैरह है वो निकाल लेंगे, और उसके बाद उसे जो हमने ये चाशनी तैयार की थी दूध की चाशनी में इसे इस तरीके से डालकर चम्मच की मदद से आप उसे डिप करते जाओगे इस तरीके से, ताकि जो भी मीठा दूध अंदर तक इसमें शामिल हो जाए और ये भी अंदर से ब्रेड भी जो है हमारे मीठे हो जाए। तो इस तरीके से आपको इसको दूध में बहुत ज़्यादा देर नहीं भिगा के रखना है, बहुत कम देर के लिए भिगाएंगे, कुछ 20 से 25-30 सेकंड के लिए भिगाना है, उससे ज़्यादा नहीं भिगाना है। अगर आप इसे ज़्यादा देर दूध में भिगा के रखोगे तो क्या होगा कि ये फिर हमारे जो ब्रेड हैं वो क्रिस्पी नहीं होंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये देखिए हमें सॉफ्ट नहीं बनाने हैं, इसे क्रिस्पी बनाना है। ये देखिए इस तरीके से ये क्रिस्पी रहना चाहिए। अभी मीठे हो गए हैं लेकिन ये क्रिस्पी ही हैं। तो क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप उसे ज़्यादा देर भिगा के रख दोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे, और वो जो सॉफ्ट हम खाते हैं वो शाही टुकड़ा नहीं होता, वो फिर हैदराबादी जो है ब्रेड का मीठा बन जाता है। शाही टुकड़े जो होते हैं वो क्रिस्पी होते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसे कम देर भिगाओ। शाही टुकड़े को अलग बर्तन में सेट करने के बाद एक बार फिर हम आते हैं हमारी चाशनी की तरफ। जो हमारी चाशनी बच गई थी इससे हम अभी रबड़ी तैयार करेंगे। तो बेहतर तो यही है कि आप इसे पहले छान लीजिए, और मैंने इसे नहीं छाना था इसलिए देखिए ब्रेड के टुकड़े उसमें नज़र आ रहे हैं। तो रबड़ी बनाने के लिए इसे जो है हमें पकाना है कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए। तो इसके अंदर मैंने ऐड किया है 50 ml के करीब कंडेंस मिल्क, और कंडेंस मिल्क मैं यहाँ पर मीठा यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने शक्कर स्टार्ट में थोड़ा हिसाब से ही रखा था। तो आप उसी हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा शक्कर रखिए। तो कंडेंस मिल्क मैंने डाला इसके अंदर 50 ml। उसके बाद साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर गुलाब रोज़ एसेंस, और जल्दी से थिक करने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर खोया 50 ग्राम के करीब। और इसे इसी तरह खुले रख के पकाएंगे, और 10 से 15 मिनट में देखिए यहाँ पर हमारी रबड़ी तैयार हो गई है। तो अब ये ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी, और हमें इतनी थिक नहीं चाहिए, तो इसलिए इसके अंदर मैं आधा कप दूध ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ी रनी हो जाए। तो रबड़ी तैयार होने के बाद ज़रूरत के हिसाब से मैं इसके अंदर दूध ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी रनी बनाने के लिए। नहीं तो क्या होगा ना कि ये ठंडी होकर और ज़्यादा थिक हो जाएगी, और फिर हम इसे जब सेट करेंगे शाही टुकड़ों के ऊपर डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो ये इतनी जो इसकी कंसिस्टेंसी है ये सही है, तो इस जमने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो इसे देखिए दूध डालने के बाद 1 मिनट और पकाएंगे ताकि अच्छा सा बॉईल आ जाए। अब यहाँ पर बॉईल आ गया है, अभी हम फ्लेम बंद करेंगे और इसे नीचे उतार देंगे। और यहाँ पर जो है रबड़ी तैयार हो गई है, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसे गरम गरम हम शाही टुकड़ों पे नहीं डालेंगे। 2 से 3 मिनट इसे इसी तरह चम्मच चलाते हुए हल्का ठंडा करेंगे, और उसके बाद शाही टुकड़ों पे डालेंगे। तो ये अभी हल्की ठंडी हो गई है। अभी हम इस तरीके से शाही टुकड़े की लेयर लगाई है और उसके ऊपर रबड़ी की लेयर लगाएंगे, तो ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी बनता है। अभी हमने इसे दूध को क्या किया, ज़्यादा गाढ़ा करा, और उसके बाद इसको शाही टुकड़े पे स्प्रेड करेंगे। तो ये टुकड़े जो है हमारे सॉगी नहीं होंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे, बल्कि इसी तरह क्रिस्पी रहेंगे। तो ये बहुत ही मज़े का लगता है कि शाही टुकड़े की लेयर है, उसके ऊपर इस तरह रबड़ी की लेयर है, तो ये खाने में इतना मज़े का और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे मेरा बर्तन ज़्यादा बड़ा है, तो देखिए दूसरी लेयर भी मैं इसी के ऊपर लगा रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, अगर आप अलग से लगाना चाहते हो तो अलग से लगा सकते हो। तो अगर आप इसे ज़्यादा देर दूध में नहीं भिगाते हो, कम देर दूध में भिगाते हो, तो ये क्रिस्पी बनेंगे। और वो शाही टुकड़ा बनाना चाहते हो तो आपको ये तरीका करना है। और अगर आप शाही टुकड़ा नहीं बनाना चाहते, डबल का मीठा बनाना चाहते, तो आप उसे ज़्यादा देर तक दूध में भिगा के रखिए और फिर इसी तरह रबड़ी से सर्व कीजिए, तो आप डबल का मीठा बना लोगे। तो देखिए इस तरह हम एक साथ मैंने आपको 2 डिश बता दी। तो यही फ़र्क, जैसे मैंने आपको बताया कि यही फ़र्क होता है छोटा सा बहुत, शाही के टुकड़े में और डबल के मीठे में, कि डबल का मीठा जो होता है वो सॉफ्ट होता है, और शाही टुकड़े जो होते हैं वो क्रिस्पी होते हैं। और इस तरीके से आप 2 डिश एक साथ तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है मैंने रबड़ी जो है इस तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड कर दी है, और अभी मैं इसे रख दूँगी सेट होने के लिए
थोड़ी देर फ्रिज में रखूँगी क्योंकि अभी गर्म है। अगर मुझे इसे जल्दी सर्व करना है तो मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद सर्व करूँगी। और अगर मुझे इसे 3-4 घंटे बाद सर्व करना है तो मैं इसे बाहर ही रहने दूँगी, फ्रिज में नहीं रखूँगी क्योंकि अभी रबड़ी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई है। तो मैं इसे आधे घंटे में फ्रिज में रखने के बाद फिर सर्व करती हूँ। और देखिए 1 घंटा हो गया है और 1 घंटे बाद ये अच्छे से सेट हो गई है। तो मैंने इसे सेट करने के लिए बाहर ही रखा था, फ्रिज में नहीं रखा था। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसे फ्रिज में नहीं, आप बाहर ही सेट कीजिए, तो आपको बाहर ही सेट करना है। और अगर किसी वजह से आप इसे फ्रिज में रखते हो ना, क्योंकि आपने ज़्यादा बनाई और आप फ्रिज में रख रहे हो, तो आप ध्यान दीजिए और सर्विंग से थोड़ी देर पहले जो है इसे बाहर निकाल कर रख दीजिए और रूम टेम्परेचर पर होने के बाद ही इसे सर्व कीजिए। क्योंकि ये मिठाई वगैरह क्या होती है ना, अक्सर ठंडी ठंडी कुछ चीज़ें खाने में मज़ा नहीं आती है। तो ये शाही टुकड़े भी ऐसी हैं जो आप अगर फ्रिज में से निकाल के डायरेक्ट ठंडा करोगे तो ये इतना मज़े का नहीं लगेगा, लेकिन आप इसे रूम टेम्परेचर पे लाकर उसके बाद में फिर सर्व करोगे तो इसका मज़ा बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो जाता है। और देखिए इसी के साथ इसे हम गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट के साथ में। आप चाहो तो गुलाब की पत्तियाँ भी ऐड कर सकते हो। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अभी आपकी मर्ज़ी है। आप चाहो तो ठंडा, गरम या रूम टेम्परेचर पे जैसे चाहो इसे सर्व कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। ये जो है आपकी टोटली आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।